और राफेल पर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के एयरबेस से राफेल ने टेक ऑफ कर लिया है। इंडियन फाइटर पायलट्स 5 फुली लोडेड राफेल को लेकर इस वक्त भारत के लिए चल चुके हैं। अबू धाबी में एक ब्रेक लेंगे, 24 घंटे का स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद दोबारा ये फाइटर प्लेन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 29 जुलाई को सुबह अंबाला पहुंचेंगे राफेल विमान। 5 फाइटर जेट, ये राफेल की पहली खेप है जो हिंदुस्तान आ रही है। और अहम बात यह भी कि इसमें जो पायलट्स हैं वो इंडियन पायलट्स हैं जो हिंदुस्तान लेकर के आ रहे हैं। अबू धाबी में 24 घंटे का स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद ये 29 तारीख को सुबह 29 जुलाई की सुबह अंबाला पहुंच जाएंगे ये राफेल विमान। और हफ्ते भर के बाद ही, 7 दिनों के बाद ही ये फाइटर प्लेन कहीं भी तैनाती के लिए तैयार होंगे। ये भी एक बड़ी खबर है। तो इंडियन फाइटर पायलट्स ही 5 राफेल विमान को लेकर आ रहे हैं, टेक ऑफ कर चुके हैं फ्रांस से। 29 जुलाई की सुबह अंबाला पहुंचेंगे और इस फाइटर प्लेन के हिंदुस्तान आने के साथ ही भारतीय फौज की, भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसे एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। राफेल की ताकत दुनिया मानती है और राफेल के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत को भी कई गुना बढ़ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। राफेल अपने आप में बेमिसाल है, शानदार इसकी परफॉर्मेंस है और इसी बिना पर राफेल को चुना गया है। जब फाइटर जेट का सिलेक्शन करना था तो टाइफून और राफेल को लेकर के फाइट चल रही थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। टेक ऑफ से ठीक पहले की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वो भारतीय पायलट्स हैं जो 5 राफेल विमान लेकर के तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 29 तारीख को, आज 27 तारीख हो चुकी है, 29 तारीख की सुबह अंबाला के एयरबेस पर पहुंचेंगे ये फाइटर प्लेन। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। रघुनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अगर आप, ये आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन है और नाम्बियार साहब मिराज 2000 के फाइटर पायलट हैं और वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ रह चुके हैं। फॉर्मर एयर मार्शल नाम्बियार पाकिस्तान और चीन की हर एक चाल को मात देने के लिए मशहूर भी हैं और खूब जाने जाते हैं। अपने लड़ाकू विमान मिराज 2000 से पाकिस्तानी घुसपैठियों को ध्वस्त करने वाले एयर मार्शल नाम्बियार राफेल भी उड़ा चुके हैं और तभी हम कह रहे हैं कि ये राफेल की बारीकियों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। अब आपको बता दें कि बात चाहे करगिल युद्ध की हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, एयरफोर्स के हर ऑपरेशन में एयर मार्शल नाम्बियार की अहम भूमिका रही है। हम नाम्बियार साहब से समझेंगे कि राफेल के आने के बाद हिंदुस्तान की ताकत कितनी गुना बढ़ने जा रही है और वो कितना खुश हैं इस फाइटर जेट के हिंदुस्तान आने से। इससे पहले जरा मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अब ये जो ईस्टर एयरपोर्ट है वहां से टेक ऑफ कर चुका है रफाल और ये सीधा अल दाफरा एयरबेस पहुंचेगा और जब एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी इसकी जो मल्टी रोल हुसैन, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मनीष, हम सुन पा रहे हैं। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इस समय फ्रांस से टेक ऑफ कर चुका है रफाल और जो इंडियन पायलट्स हैं वो इसको 5 की संख्या में वो इसको फ्लाई कर रहे हैं। साथ में फ्लाई करने के साथ साथ ये अब से कुछ देर बाद करीबन 8 से 9 घंटे के इंटरवल में अल दाफरा एयरबेस जो कि अबू धाबी पे है वहां पहुंचेगा और इसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी इसकी की जाएगी और रिफ्यूलिंग करने के बाद जो फ्रांस का एयरक्राफ्ट है रिफ्यूलर के तौर पर वो वहां पर होगा मौजूद और फिर 1 दिन का स्टॉप ओवर इसका अबू धाबी के इस अल दाफरा एयरबेस पर है जो 2008 में इसको फ्रांस के एयरबेस के तौर पर बनाया गया था। और फिर उसके बाद 29 तारीख को सुबह करीबन 8 से 8:30 बजे का वक्त होगा जब ये 5 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज के इस बेड़े में शामिल होकर भारतीय वायुसेना की शक्ति को और बढ़ाएंगे। ये बताना भी जरूरी है कि अभी जो तस्वीरें फ्रांस से आई हैं वो इंडियन ऑफिशियल्स और साथ में जो एम्बेसीज हैं उनके द्वारा दी गई है और बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि पूरे
चेक और सारे मेजर्स देखते हुए इसको फ्लाई किया गया है और ये अब वहां से टेक ऑफ हो चुका है। और 29 जुलाई की सुबह ये अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा ये 5 फाइटर राफेल लड़ाकू विमान। नाम्बियार सर, आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं क्या क्या दर्शकों को बताऊं, लेकिन आप जरा हमारे दर्शकों को यह समझाइए, क्योंकि बहुत वक्त से हम राफेल का नाम सुन रहे थे, अब वो हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं सोमवार की 29 जुलाई की सुबह। नाम्बियार साहब, सबसे पहले तो ये समझाइए कि इस फाइटर जेट के मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ने जा रही है। राफेल जहाज जो है वो बहुत हाईली केपेबल एयरक्राफ्ट है। 18 साल पहले हमारे एयरफोर्स में सुखोई 30 इंडक्ट हुआ था। इसके बाद अभी अगले 2 दिन में हमारे पास हमारे 5 राफेल आ जाएंगे जी। और इसके बाद 31 मोर राफेल्स विल फॉलो। राफेल के साथ ये पूरा एरिया जो नॉर्थ इंडिया एरिया का जो एयर पावर्स हैं जो है वो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अगर आप तुलना की जाए तो आप राफेल के इंडक्शन के बाद हमारा कैपेबिलिटी इन दोनों नेशंस के एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटी के अगेंस्ट बेहतर होगा। और राफेल का मेजर कैपेबिलिटी है उसका स्विंग रोल कैपेबिलिटी, जिसे कि वो 2 या 3 या 4 मिशन एक साथ कर सकते हैं एक ही मिशन में, और वो भी नहीं, और तीनों या चारों मिशन बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत खूबसूरती से कर पाती है। नाम्बियार सर, मुझे आज नाम्बियार सर, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन लगी है, जब आपने खुद इस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने राफेल विमान में उड़ान भरी थी? राफेल विमानों में तो बहुत लोग ने उड़ान भरी हैं, मगर मेरे हिसाब से मैं सबसे पहला जो एयर मार्शल था जो कि फ्रंट सीट से उड़ा था जी। उसमें कुछ अलग ही चैलेंजेस थे, क्योंकि फ्रंट सीट पे काफी कंट्रोल्स एंड स्विचेस जो रियर सीट में नहीं है वो फ्रंट सीट में एक्सक्लूसिवली है। इसी कारण काफी कुछ पढ़ाई करना पड़ा और मुझे एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़े डिटेल में सीखने की अवसर भी मिला। और मिराज के तुलना में राफेल तकरीबन 1.5 टाइम्स बेटर है। मिराज के 9 हार्ड पॉइंट्स है, राफेल के 14 हार्ड पॉइंट्स है। और वो भी नहीं, इतने सालों में टेक्नोलॉजी भी बहुत इंप्रूव हो चुका है, और राफेल का जो रडार है, उसके वेपन सिस्टम्स है, उसके जो वेरियस स्विचेस बटन्स जो लोकेटेड है कॉकपिट के अंदर, उसको बहुत पायलट फ्रेंडली है, और उसी के कारण वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम है। नाम्बियार सर, आप कह रहे हैं कि मिराज 2000 के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर है, और हम जब मिराज से ही F-16 को मार गिराते हैं तो राफेल से हम क्या क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स होना वॉर फाइटिंग के लिए नहीं है। हमारा स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम वॉर प्रिवेंट करें। ठीक बात। तो अगर ऐसे देखा जाए तो राफेल का इंडक्शन है इज अ डिटरेंस टू आवर एनिमीज। बिल्कुल, डिटरेंस के लिए इसका बहुत अहमियत इसकी है। जब मैं पढ़ रहा था नाम्बियार सर, तो कई चीजें राफेल के बारे में मैंने देखी। एक तो कॉम्बैट रेडियस का जिक्र मैंने देखा कि कॉम्बैट रेडियस इसकी क्या अहमियत होती है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि 3700 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस हमारे राफेल की दिखा रहा है, और F-16 जो पाकिस्तान के पास है उसका कॉम्बैट रेडियस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तकरीबन 4200 किलोमीटर, और चाइना का जो सबसे ज्यादा कामयाब फाइटर जेट है J-20, उसका 3400 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस नजर आ रहा है। इसके मतलब क्या है और ये कितना अहमियत रखता है किसी फाइटर जेट के लिए? कॉम्बैट रेडियस का मतलब है कि अगर सोचिए, अगर एक जहाज सोचिए अगर अंबाला से टेक ऑफ करें जी, वो कितना दूर जा सकती है, कहां वो वेपन ड्रॉप कर सकते हैं, और उसके बाद वापस अंबाला पहुंच सकता है, वो उसका कॉम्बैट रेडियस होता है। और उस रेडियस कैलकुलेशन में कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखते हैं ताकि एयरक्राफ्ट डाइवर्ट कर पाए अंबाला आने के बाद, और वो भी नहीं, जब हवा में हो एयरक्राफ्ट को 2 या 3 मिनट का कॉम्बैट के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखा जाता है। इसी तरह कॉम्बैट रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। F-16 के जो नंबर्स हैं वो सारे गलत हैं। अच्छा। मुझे पूरे विश्वास है कि राफेल सबसे तेज इस मामले में है, क्योंकि राफेल के हमने और F-16 को हमने टेस्टिंग किया है।
हमारे जो MMRCA जो एवेल्यूशन हुआ था, जो फाइनली रद्द किया गया था क्योंकि वो हो नहीं पाया। हुसैन, मैं आ रहा हूँ नाम्बियार सर की बात पूरी हो जाए। मार्शल नाम्बियार से, हाँ मैं आ रहा हूँ, नाम्बियार सर की बात जरा पूरी हो जाए। हमने 6 जहाजों को टेस्ट किया था और हमें बहुत जानकारी है कि किसका क्या कैपेबिलिटी है। और रफेल और यूरोफाइटर सेलेक्ट हुआ था क्योंकि वो हमारे सारे क्राइटेरिया पास कर रहे थे। ठीक है सर। नाम्बियार सर, हमारे डिफेंस एडिटर जो डिफेंस से जुड़ी खबरें पहुंचाते हैं हम तक, मनीष प्रसाद, वो भी हमारे साथ हैं और वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष। नाम्बियार सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नाम्बियार सर खुद द टाइगर स्क्वाड्रन मिराज 2000 के स्क्वाड्रन से हैं। कारगिल युद्ध हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई। नाम्बियार साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, क्योंकि अंबाला एयरबेस है, स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, अब अंबाला पर ही रफाल को क्यों रखा गया और उसके साथ साथ हाशिमारा भी, और खासतौर पे जो इसके वेपन सिस्टम है जिसमें मीका, मेटियोर, स्काल्प और हैमर, वो इसकी एयर डोमिनेंस पावर को और कितना बढ़ाते हैं? देखिए, अंबाला जो है हमारा बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस है और अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेसेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। The oldest base is of the old Royal Indian Air Force अभी पाकिस्तान में है, मगर उसको अगर ना कंसिडर किए, अंबाला हमारा सबसे ओल्डेस्ट बेस है। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह भी अंबाला बेस को कमांड कर चुके हैं। अंबाला का बहुत सालों से बहुत अहमियत रखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इस रफेल के पहले अंबाला में बाइसन जहाज भी पहला इंडक्ट हुआ था और उससे पहले 1979 में जैगुआर्स भी वहीं इंडक्ट हुआ था। तो हमारे लिए अंबाला जो है वो एक बहुत प्रीमियर एयरबेस रहा है और इस वक्त जब वो रफेल वहाँ इंडक्ट होगा, हमारे एक स्क्वाड्रन 17 स्क्वाड्रन द गोल्डन एरोज अंबाला में बेस्ड होगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो अंबाला से ही ऑपरेट करेगा। रफेल एयरक्राफ्ट की ये अहमियत है कि वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। अंबाला से जाके लेह से ऑपरेट करेगा या चाहिए तो श्रीनगर से, नहीं तो पठानकोट से, नहीं तो आदमपुर से, कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। और वो भी नहीं, इसका जो रेडियस ऑफ एक्शन और कॉम्बैट रेडियस ऑफ एक्शन जो हमने जिक्र किया था पहले, इसके कारण वो एक थिएटर से दूसरा थिएटर आराम से जा सकता है, वो भी विद इन वेरी लिटिल टाइम एंड इवन विदाउट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑन मोस्ट ओकेजन्स। और ये कुछ नाम्बियार, एक और बात, क्योंकि जब भी जो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं वो इस समय फ्रांस से आई हुई तस्वीरें हैं, जहां पर जो एम्बेसडर हैं फ्रांस के वो वहां पर मौजूद हैं और ये टेक ऑफ के टाइम की मेरिग्नाक एयरबेस के तस्वीरें हैं। नाम्बियार सर, एक और सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि क्योंकि इस समय टू फ्रंट वॉर का जिक्र लगातार करते आए हैं, अब ऐसे में जो पाकिस्तान के F-16 है या फिर चाइना के J-20 या J-35 हैं, उनके कंपैरिजन में अगर रफाल की बात करें, क्योंकि आने के बाद करीबन टाइम पीरियड लगेगा जब इसमें वेपन इंटीग्रेट किया जाएगा और कॉम्बैट रेडीनेस के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन F-16 और J-20 की अपेक्षा ये रफाल कितना और स्ट्रांग और गो हेड देगा? देखिए, F-16 की तुलना रफेल से करना गलत होगा क्योंकि रफेल बहुत ही सुपीरियर है इसकी कंपैरिजन में। अगर J-20 से कंपेयर किया जाए तो हमारे पास J-20 के ऊपर उतना डेटा मेरे पास नहीं आया है जाके मैं एक प्रॉपर कंपैरिजन कर सकूं, पर मुझे पूरा विश्वास है J-20 के जो पब्लिश्ड ओपन सोर्स लिटरेचर के बेसिस पे जो अवेलेबल है, मेरे हिसाब से रफेल J-20 से भी सुपीरियर है। वो भी नहीं, रफेल के जो वेपन सिस्टम्स है, रफेल के जो पायलट फ्रेंडलीनेस है, उसके सारे कॉम्बिनेशन अगर आप पूरा कंबाइन करके देखें, in my estimate, the Rafale is superior to any aircraft in the sky today and in the next 5 to 10 years. एयर मार्शल, एक बार फिर से हम जरा तस्वीरें दिखा देते हैं जो फ्रांस से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। ये फ्रांस से टेक ऑफ से पहले की तस्वीरें हैं। हमारे 5 पायलट इस वक्त आपको तस्वीरों में खड़े नजर आ रहे हैं। पायलट ए त्रिपाठी, पायलट RS सिद्धू जो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये फाइटर प्लेन लेकर के वहां से टेक ऑफ कर चुके हैं। 5 फाइटर रफेल इस वक्त वहां से उड़ान भर चुके हैं और जो वहां पर पायलट खड़े हैं उनके नेम प्लेट के जरिए ये नाम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं।
पायलट ए त्रिपाठी और आर.एस. सिद्धू, 5 जो पायलट्स वहां हैं मौजूद जिन्होंने फाइटर प्लेन के साथ उड़ान भरी है, उसमें से 2 पायलट्स के नाम हम आपको बता पा रहे हैं। ए त्रिपाठी और आर.एस. सिद्धू साहब इस वक्त फाइटर प्लेन को लेकर के आ रहे हैं। मनीष प्रसाद हमारे लगातार एक और बात। हाँ मनीष प्लीज पूछिए, आप कुछ कह रहे थे। हुसैन, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, 5 पायलट्स हैं और ये खुद फ्लाई कर रहे हैं, यानी भारतीय वायुसेना के वो पायलट्स जो इस समय फ्रांस में ट्रेंड हुए हैं और बोर्दू की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर मेरिग्नाक एयरबेस हो, सब उन्होंने देखा है और अभी तक करीबन 12 की संख्या में पायलट्स को ट्रेन किया है। कुल मिला के टेक्निकल स्टाफ के साथ 120 की संख्या में अभी तक फ्रांस में ये सभी ट्रेनिंग की है। एयर मार्शल नाम्बियार खुद वहां पर गए थे और खासतौर पर मनीष मैं आपको रोक रहा हूं, उसके बाद एक वर्ड जिक्र किया था कि मनीष नाम्बियार साहब, नाम्बियार सर अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपसे अब हम समझते हैं जरा। हुसैन, मनीष नाम्बियार सर हमारे साथ नहीं है फिलहाल। हुसैन, मैं आपको वही जिक्र, हाँ मनीष, अभी जो चुनौती हमारे सामने है, एयर मार्शल नाम्बियार, आप अपनी बात पूरी कर ले मनीष। हुसैन, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि एयर मार्शल नाम्बियार ने भी जब इसे फ्लाई किया था फ्रंट सीट पर, तो उस दौरान उन्होंने फ्लाई करने के बाद कहा था गेम चेंजर। रक्षा मंत्री ने जब फ्लाई किया तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, जब वो फ्रांस के फाइटर पायलट फिलिप डच के साथ थे तो उन्होंने भी कहा कि गेम चेंजर, और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ ने भी इसको गेम चेंजर कहा था। दरअसल गेम चेंजर क्यों है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और अंबाला और हाशिमारा 2 ऐसे एयरबेसेस हैं जहां पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। भारतीय वायुसेना 2 फ्रंट वॉर की कैपेबिलिटी के साथ एयर डोमिनेंस पावर दिखा रही है और इसीलिए रफाल एक बेहद ही बेहतरीन और साथ में स्ट्रेटेजिक एयर डोमिनेंस के तौर पर न्यूक्लियर डेटरेंस देने वाला भारतीय वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट बना है। अब यह भी हम आपको बता दें कि ये 17 स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कहा जाता है, दरअसल 2016 में ये MiG-21 की स्क्वाड्रन थी, डिस्बैंड हुई, रिसरेक्शन इसका हुआ, दोबारा से इसको किया गया और ये एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ की बेस यूनिट थी और विंग जो MiG जो ये इसके साथ साथ, और हम आपको ये भी बता दें रफाल की कैपेबिलिटी, दरअसल ये ओमनी रोल के पूरी तरीके से देखा जाता है। हम मल्टी रोल फायर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की जरूर है, लेकिन रफाल दासों के द्वारा ये कहा गया कि ओमनी रोल है। दरअसल एक साथ मल्टीपल टारगेट इंगेज करना, चाहे एयर डोमिनेंस हो, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू मरीन, आप ये समझ लीजिए कि उसके साथ साथ रेकी अगर एक स्विंग रोल में है, उसके साथ साथ मल्टीपल रोल एक साथ प्ले करने वाला ये रफाल लड़ाकू विमान है। दरअसल इसमें माउंटेड कैमरास और साथ में जो कॉकपिट है उसमें पूरे एक एक डिटेलिंग माइन्यूटली की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पर जब वेपन सिस्टम का ये इसमें इंडक्ट किया जा रहा था तो ये पूरा एक प्लानिंग और रेकी की गई कि आखिरकार कौन से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए भारतीय वायुसेना के लिए एक अहम वेपन सिस्टम है। इसीलिए सबसे पहले मेटियोर, स्काल्प, मीका, मनीष जरा एक-एक करके बात कर लेते हैं। मनीष जरा एक-एक करके बात कर लेते हैं। अभी जो मौजूदा हमारी चुनौती है मनीष, वो चाइना के फ्रंट पे है। पाकिस्तान को तो हम मिराज से भी टैकल कर लेते हैं, उसको उसी से हम हैंडल कर चुके हैं पहले भी। चाइना के फ्रंट पे अगर हम देखें मनीष, और उस एतबार से देखा जाए तो राफेल जो है, कोई भी फाइटर जेट जो होता है वो उसके साथ जो वेपन अपने साथ कैरी करता है, जो वेपन इसके राफेल के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे वही मायने रखते हैं। अब राफेल के साथ 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प, जिसकी 300 किलोमीटर मारक क्षमता है। इसके अलावा हैमर, जो कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल होगी। लेकिन जब हम J-20 से कंपैरिजन करते हैं, PL-15 मिसाइलें J-20 में लगी हैं जो 300 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं, और PL-21 जो 400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इन दोनों प्लेन को अगर हम कंपेयर करें तो जैसा कि नाम्बियार सर कह रहे थे कि कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी आप कैसे देख रहे हैं मनीष? हुसैन, मैं आपका दोनों, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर के जिक्र हमेशा होता है, तो इसीलिए रफाल का सीधा सीधा मुकाबला J-20, J-35 जो कि चाइना का हाईली इक्विप्ड फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिन्हें वो कहते हैं, और साथ में पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो F-16 है उससे कंपेयर करूंगा। सबसे पहले मेटेयर की बात की, इसकी रेंज करीबन 120 किलोमीटर से ज्यादा है। उसके बाद स्कल्प का जिक्र आपने किया। दरअसल स्कल्प एक गेम चेंजर मिसाइल के तौर पर है और इसकी रेंज करीबन 560 किलोमीटर से 600 किलोमीटर है। उसके साथ साथ मीका जो 80 किलोमीटर एयर टू एयर मारक क्षमता के साथ है और बियॉन्ड विजुअल रेंज होने की वजह से ये एयर डोमिनेंस और एयर कैपेबिलिटी के तौर पर और इंक्रीज करता है।
इसमें एक और इंटीग्रेट की जा रही है मिसाइल जिसका नाम हैमर है, और ये करीबन 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और ये जो है मीडियम रेंज है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो बुके ऑफ वेपन्स है, यानी जो रफाल के अंदर जो वेपन सिस्टम लगाया गया है, वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के साथ साथ जो मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करना। जब मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं हुसैन की मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करना, इसका मतलब यह है कि साधारण शब्दों में आप बताऊं कि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल फ्लाई कर रहा है, तो अगर उसे एक साथ मल्टीपल टारगेट्स मिलते हैं, तो एक टारगेट को एंगेज करके वो दूसरे टारगेट को भी एंगेज कर सकता है और थर्ड टारगेट को भी एंगेज कर सकता है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एक टाइम पर जो उसके एवियोनिक्स हैं, रेडार्स हैं और साथ में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, वो इसको और लीथल देता है। अब इसका कंपैरिजन सीधा J-20 के एयरबेस पे कुल मिलाकर मनीष हम ये कह सकते हैं कि राफेल अपने आप में बेमिसाल है, अचूक है, क्योंकि इसका रडार सिस्टम सबसे एडवांस्ड है और एक ही वक्त में ये मल्टीपल टारगेट को अचीव कर सकता है। कुछ और पहलू हैं जिन पर मनीष हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। राफेल फाइटर जेट फ्रांस